हेलो स्टूडेंट्स, माई सब शोभी श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर हाजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम ये देखते हैं इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। द इम्प्योरिटीज़ इन ड्रग्स आर अनवांटेड केमिकल्स दैट रिमेन्स विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स developed during formulation and upon aging of API और drug products. So impurity कोई भी ऐसा अनवांटेड केमिकल होता है जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में प्रेजेंट हो। अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमारे ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनकी कोई एक्टिविटी होती है या बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामॉल का हम यूज़ करते हैं फीवर में, तो पैरासीटामॉल हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। अगर इसी पैरासीटामॉल में कोई अनवांटेड केमिकल प्रेजेंट हो तो उसको हम इम्प्योरिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पैरासीटामॉल की सिंथेसिस की पैराएमाइनोफिनॉल से और एसिटिक एनहाइड्राइड से, बट हमारी सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हुई और फाइनल कंपाउंड जो हमारा पैरासीटामॉल था उसमें हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड मतलब पैराएमाइनोफिनॉल रह गया। तो पैराएमाइनोफिनॉल हमारे लिए अनवांटेड केमिकल है और ये अनवांटेड केमिकल हमारे लिए इम्प्योरिटी है। सो कभी भी किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे अगर कोई भी अनवांटेड केमिकल प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए इम्प्योरिटी है। या कोई भी अनवांटेड केमिकल किसी ड्रग को जब हम फॉर्मुलेट करते हैं उस दौरान आ जाता है उस ड्रग में, तो वो भी हमारे लिए इम्प्योरिटी होती है। फॉर्मुलेट करते हैं मतलब कि जब हम किसी ड्रग के को उसके डोजेस फॉर्म में लाते हैं, जैसे पैरासीटामॉल का हम सिरप बना रहे हैं या पैरासीटामॉल का टैबलेट बना रहे हैं और उस दौरान कोई अनवांटेड केमिकल उस ड्रग में आ जा रहा है तो उसको भी हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। या जब भी एजिंग होती है एपीआई की या ड्रग प्रोडक्ट की, जब भी हम स्टोर करते हैं किसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को या किसी ड्रग को और उस दौरान जो ड्रग होती है वो रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर से या एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ता है उस ड्रग पे, फॉर एग्जांपल हीट का मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ता है उस ड्रग पे, तो कभी कभी कुछ ऐसी रिएक्शंस हो जाती है जो कुछ अनवांटेड केमिकल बना लेती है, तो वो उसको भी हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। अब जब भी ये इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है किसी भी ड्रग में तो उस ड्रग की इफिकेसी को, उस ड्रग की हाफ लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि अगर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है किसी ड्रग में तो उसकी इफिकेसी में भी कम हो जाए या में भी बढ़ जाए, तो ये डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज़ कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उस कंपाउंड में या उस ड्रग में। या कभी कभी अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है किसी ड्रग में तो उसकी एक्सपायरी डेट हो सकता है, उस ड्रग की एक्सपायरी डेट 2 ईयर्स हो, बट इम्प्योरिटीज़ की वजह से वो 1 ईयर में ही ख़राब हो जा रही है, डिग्रेडेट हो जा रही है उसके केमिकल्स। तो इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ड्रग्स को। अब क्योंकि इम्प्योरिटीज़ हमारी कहीं से भी आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल एयर से आ सकती है, वाटर हम यूज़ कर रहे हैं वाटर से आ सकती हैं, या ड्रग बनाने के लिए जो हम रिएक्शन वेसल यूज़ कर रहे हैं उस वेसल से आ सकती हैं। सो इम्प्योरिटीज़ को 100% एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, बट हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सो एक काउंसिल है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन जिसने की गाइडलाइंस निकाले इम्प्योरिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है इन गाइडलाइंस को फॉलो करती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जब भी ड्रग सिंथेसिस होती है या जब ड्रग फॉर्मुलेट होती है तो बहुत ही बल्क क्वांटिटी में होती है, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो इस वजह से इम्प्योरिटीज़ को एलिमिनेट करना भी उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन ने एक गाइडलाइन इशू की ताकि इम्प्योरिटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। साथ साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन ने ड्रग इम्प्योरिटीज़ को डिफाइन किया। एनी कंपाउंड्स ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस दैट इज़ नॉट द केमिकल एंटिटी डिफाइंड एज द न्यू ड्रग सब्सटेंस, मतलब कि ऐसा कोई कंपाउंड किसी ड्रग सब्सटेंस का जो कि केमिकल एंटिटी नहीं है उस ड्रग सब्सटेंस की, उसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें इम्प्योरिटीज़ का कि कितने टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती है, तो अकॉर्डिंग टू आईसीएच गाइडलाइन, मतलब कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन के अकॉर्डिंग इम्प्योरिटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं। पहला ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, सेकेंड वन इज़ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ एंड थर्ड वन इज़ रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया में भी इम्प्योरिटीज़ को क्लासीफाई किया गया, और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया इम्प्योरिटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं। इम्प्योरिटीज़ इन ऑफिशियल आर्टिकल्स, ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज़ एंड ऑर्गेनिक वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। So first one is organic impurities.
Organic impurities arise during manufacturing process और storage of drug substances. सो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हमको ज़्यादातर देखने को मिलती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, जब हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की सिंथेसिस करते हैं और उस दौरान कोई अनवांटेड केमिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में प्रेजेंट रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। फॉर एग्जांपल जो स्टार्टिंग मटेरियल हमने यूज़ किया किसी ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए, वो हमारा फाइनल कंपाउंड में रह जा रहा है तो वो हमारे लिए ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है। या जब भी हम सिंथेसिस कर रहे हैं किसी ड्रग की तो बीच में कोई बाई प्रोडक्ट बन रहा है या कोई इंटरमीडिएट बन रहा है या किसी रिएजेंट का हम यूज़ कर रहे हैं या किसी कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं और वो रिएजेंट या कैटलिस्ट या बाई प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट हमारे फाइनल कंपाउंड या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में रह जा रहा है, सो उसको हम इम्प्योरिटी बोलेंगे। साथ साथ जब भी हम किसी ड्रग का स्टोरेज करते हैं तो एटमॉस्फेयर का इफ़ेक्ट पड़ता है उस ड्रग के ऊपर और उस एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है ड्रग उस एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर जाए और वहाँ पे भी कोई दूसरा कंपाउंड या दूसरा कोई केमिकल बन जाए, तो वो भी हमारे लिए ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाई प्रोडक्ट इम्प्योरिटीज़। सो बाई प्रोडक्ट इम्प्योरिटीज़ क्या होती है कि जब भी हम किसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या किसी ड्रग को सिंथेसाइज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमको 100% यील्ड मिले, हो सकता है उस ड्रग के साथ साथ कोई और भी कंपाउंड सिंथेसाइज हो। फॉर एग्जांपल हमने पैराएमाइनोफिनॉल का एसिटाइलेशन किया पैरासीटामॉल बनाने के लिए, बट 100% पैराएमाइनोफिनॉल के सारे मॉलिक्यूल पैरासीटामॉल में नहीं कन्वर्ट होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स डाई एसिटाइलेटेड पैरासीटामॉल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमको रिएक्शन करने के बाद पैरासीटामॉल के साथ साथ डाई एसिटाइलेटेड पैरासीटामॉल भी मिल रहा है। सो उस केस में हमको पैरासीटामॉल को आइसोलेट करना पड़ता है। अगर हम उसको प्यूरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम पैरासीटामॉल को प्यूरीफाई नहीं कर रहे हैं तो उसमें डाई एसिटाइलेटेड पैरासीटामॉल भी प्रेजेंट रहेगा और ये हमारी बाई प्रोडक्ट इम्प्योरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। सो जब भी हम किसी ड्रग को स्टोर करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो वो उस ड्रग पे एटमॉस्फेयर का इफ़ेक्ट पड़ता है और उस इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो या जो हमारी ड्रग है वो डिग्रेडेट कर जाए और डिग्रेडेट करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स बना ले, ऐसे प्रोडक्ट्स जो अनवांटेड केमिकल्स हैं, सो वो भी हमारे लिए एज ए इम्प्योरिटीज़ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पोरिन। अब दोनों ही एंटीबायोटिक है और दोनों ही मॉइस्चर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करती हैं। सो जैसे कि पेनिसिलिन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके पेंसिलिक एसिड या पेंसिलोएल्डिहाइड बना लेती है। सो यहाँ पे जब भी हम स्टोर करते हैं पेनिसिलिन को तो हो सकता है कि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर ले और डिग्रेडेट हो जाए। सो जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनता है वो भी हमारे लिए एज ए इम्प्योरिटी काम करता है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जब भी हम किसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को सिंथेसाइज करते हैं और हो सकता है उस सिंथेसिस के दौरान कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है, सो अगर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे फाइनल कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो भी हमारे लिए एज ए इम्प्योरिटीज़ काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंथेसाइज कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम आयोडीन से, सो जब भी हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन का यूज़ करेंगे पोटेशियम आयोडाइड को सिंथेसाइज करने के लिए तो पोटेशियम आयोडेट भी बनता है KiO3। और यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडेट बन रहा है ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इस पोटेशियम आयोडेट को निकालने के लिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं, बट अगर हमने कार्बन का यूज़ नहीं किया और प्रॉपरली अगर सिंथेसिस नहीं हुई तो इस पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम आयोडेट भी प्रेजेंट रहेगा, तो वो हमारे लिए इंटरमीडिएट इम्प्योरिटी है। नेक्स्ट इज रिएजेंट लाइगेंड एंड कैटलिस्ट। सो जो भी हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को या किसी ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं या कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं या लाइगेंड यूज़ कर रहे हैं वो अगर हमारा फाइनल कंपाउंड में प्रेजेंट है सो वो भी हमारे लिए एज ए इम्प्योरिटी ही काम करेगा। नेक्स्ट वन इज इनेंशियोमेरिक इम्प्योरिटीज़। सो कभी कभी कुछ जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आइसोमेरिक फॉर्म में होते हैं। सो जब भी हम उनको सिंथेसाइज करते हैं तो दोनों ही आइसोमेरिक फॉर्म हमको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल नेप्रोक्सिन नेप्रोक्सिन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसको कि यूज़ किया जाता है और ये R और S दो इनेंशियोमेरिक फॉर्म में पाई जाती है। सो जब भी हम सिंथेसिस करते हैं तो नेप्रोक्सिन के R और S दोनों ही फॉर्म हमको मिलते हैं, बट जो S फॉर्म होता है वो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ एर्थराइटिस पेन
अर्थराइटिस के पेन में इसका यूज़ किया जाता है नेप्रोक्सिन के एस फॉर्म का। और जो आर नेप्रोक्सिन होता है वो लीवर पॉइजनिंग कॉज करता है। सो एस नेप्रोक्सिन को आइसोलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें आर नेप्रोक्सिन प्रेजेंट रहेगा तो वो लीवर पॉइजनिंग कॉज करेगा। तो बहुत सारी ड्रग्स जो है वो हमारी इन आइसोमेरिक फॉर्म में भी होती है। अगर वो आइसोमेरिक फॉर्म जो हमारे लिए जो हमको फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दे रहा है उसको हमने प्रॉपरली आइसोलेट नहीं किया और उसकी उसकी जगह दूसरा भी आइसोमर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो भी हमारे लिए एज अ इम्प्योरिटीज़ ही काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। सो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ड्रग्स में आ जाती हैं रिएजेंट के थ्रू, लाइगेंड के थ्रू या कैटलिस्ट के थ्रू, या जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें हैवी मेटल प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसके थ्रू भी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, या फिल्टर एड और चारकोल की वजह से इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। सो फर्स्ट वन हम देखते हैं रिएजेंट्स, लाइगेंड्स एंड कैटलिस्ट्स। सो जो भी रिएजेंट है उसके थ्रू भी कभी कभी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट सिंथेसाइज कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट से, सो अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को प्रॉपरली वॉश नहीं किया तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट के ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे। सो रिएजेंट से भी कभी कभी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। सेकेंड इज़ हैवी मेटल्स। जो भी वाटर हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट है सच एज मर्करी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, तो अगर जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हैवी मेटल प्रेजेंट है तो उसके थ्रू भी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। वैसे ही अगर हम रिएक्टर का यूज़ कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील के रिएक्टर का यूज़ कर रहे हैं अपनी रिएक्शन करने के लिए, सो उसके थ्रू भी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। इसलिए हम लोग डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज़ करते हैं जिसमें मिनरल्स ना प्रेजेंट हो, और ग्लास लाइंड रिएक्टर का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा केमिकल है वो रिएक्टर से रिएक्ट ना करे, और इसलिए हम लोग ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ अदर मटेरियल सच एज फिल्टर एड्स और चारकोल। जो हम फिल्टर एड का यूज़ करते हैं किसी ड्रग को फिल्टर करने के लिए, तो उसमें से भी कभी कभी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती है सच एज सेंट्रीफ्यूज बैग का यूज़ करते हैं फ़िल्टर करने के लिए अपने ड्रग को, तो उसके थ्रू भी कभी फाइबर आ जाता है हमारी ड्रग में, या जो चारकोल हम यूज़ करते हैं उसके ब्लैक पार्टिकल्स आ जाते हैं ड्रग में। नेक्स्ट इज़ रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। सो सॉल्वेंट्स का यूज़ हम करते हैं किसी ड्रग को सिंथेसाइज करने में या उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सॉल्वेंट्स का यूज़ होता है। सो आईसीएच गाइडलाइन ने सॉल्वेंट्स को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। क्लास फर्स्ट सॉल्वेंट्स, क्लास सेकेंड सॉल्वेंट्स एंड क्लास थर्ड सॉल्वेंट्स। क्लास फर्स्ट सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं या टॉक्सिक नेचर के होते हैं। सो इन सॉल्वेंट्स का यूज़ हम ड्रग को सिंथेसाइज करने में बहुत ही कम करते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लास सेकेंड सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो लिमिट में यूज़ करने पे उतने टॉक्सिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मेथाइल क्लोराइड, मेथेनॉल, पायरिडीन, टोलुइन, एसीटोनाइट्राइल। एंड क्लास थर्ड सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनका हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं सच एज एसिटिक एसिड, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये टॉक्सिक नेचर के भी बहुत कम टॉक्सिक नेचर के होते हैं। सो क्लास फर्स्ट का हम अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर इनके ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे हमारी फाइनल जो हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या जो ड्रग हमने सिंथेसाइज की है उसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक नेचर शो करेंगे। बट क्लास सेकेंड और क्लास थर्ड के सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसी ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज़ अदर इम्प्योरिटीज़, जिसमें सबसे पहले है एक्सीपिएंट इम्प्योरिटीज़। जो भी एक्सीपिएंट हम यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स को बनाने के लिए, सो अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो उससे भी एक्सीपिएंट के थ्रू हमारी ड्रग में इम्प्योरिटीज़ आ जाती है सच एज एल्डिहाइड, हैवी मेटल्स, एल्कलाइन। जो भी इम्प्योरिटीज़ अगर एक्सीपिएंट में प्रेजेंट है वो अगर आ जाती है हमारे ड्रग्स में तो उसको एक्सीपिएंट इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। सेकेंड इज़ एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़। जो भी एलिमेंटल फॉर्म में अगर हमारे ड्रग में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। खासकर वाटर के थ्रू ये इम्प्योरिटीज़ आ जाती है सच एज वाटर में कैल्शियम प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, तो वो हमारी ड्रग में भी आ जाएगा। थर्ड इज़ पैकेजिंग मटेरियल इंड्यूस इम्प्योरिटीज़। ऐसे अगर हम ऐसे पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं जो लीचेबल है या एक्सट्रैक्टेबल है तो उसके थ्रू भी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है हमारे ड्रग प्रोडक्ट में सच एज अगर हम ग्लास का यूज़ कर रहे हैं और हमने ग्लास के कंटेनर में किसी ड्रग को रखा है तो चांसेस होते हैं अल्कलाइन ऑक्साइड उस ड्रग में लीच आउट होने के।
नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़। सो क्या इफेक्ट होता है इन इम्प्योरिटीज़ का अगर ये किसी ड्रग में प्रेजेंट हो तो। सो फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्योरिटीज़ विच आर टॉक्सिक कैन बी इंजीरियस व्हेन प्रेजेंट अबव सर्टेन लिमिट। सो अगर किसी ड्रग का हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है अबव द सर्टेन लिमिट, सो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, कोई एडवर्स इफेक्ट कर सकती है। सेकेंड इज इम्प्योरिटीज़ कैन कॉज इनकम्पेटिबिलिटी विद अदर सब्सटेंस। अगर कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है किसी ड्रग में तो वो उस ड्रग में प्रेजेंट अलग अलग केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकती है, या जो एक सीपियंट्स हमने यूज़ किया उसके साथ रिएक्ट कर सकती है। सो वो इम्प्योरिटीज़ इनकम्पेटिबिलिटी कॉज करेगी अदर सब्सटेंस के साथ। थर्ड इज इम्प्योरिटीज़ में कॉज अ चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। सो अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है किसी ड्रग में तो वो फिजिकल और केमिकल चेंज प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकती है किसी ड्रग की। Fourth point is impurities present in the large proportion that the active strength of the substance get lower, its therapeutic effect get decrease. So अगर impurity present है किसी ड्रग में तो हो सकता है उसकी therapeutic effect जो biological effect वो ड्रग दे रही है वो भी कम हो सकता है। Fifth point is impurities, though harmless in nature, may cause change in odor, color and taste etc. So अगर कोई ऐसी impurity present है ड्रग में जो harmless है, जिसका कोई biological activity नहीं है, तो वो भी odor, color या taste को change कर सकती है उस ड्रग के। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इम्प्योरिटीज़ में डिक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। सो अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है किसी ड्रग में तो हो सकता है वो उसकी शेल्फ लाइफ या जो हाफ लाइफ होती है उसको डिक्रीज कर दे। ओके, थैंक यू।